जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे जो आपकी सीरीज चल रही थी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की। ठीक है, इसमें मैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा था। तो यहाँ पर 13 नंबर तक के क्वेश्चन जो थे कंप्लीट हो चुके थे। आगे के क्वेश्चंस आइए इस सेशन में देखते हैं। और सेशन को शुरुआत करने से पहले फटाफट सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, अर्ध सरकारी पत्र जो है किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि अर्ध सरकारी पत्र जो है किसे कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, क्या लिखोगे अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखना है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। जब कोई एक अधिकारी दूसरे संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। कहने का मतलब ये है कि कोई एक अधिकारी हो और दूसरे अधिकारी को यानी व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो, तब मैत्री भाव व अनौपचारिकता से युक्त जो पत्र कार्यालय से संबंधित विषय पर लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक अधिकारी, मान लीजिए एक अधिकारी मैं हूँ और एक अधिकारी आप हैं और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। ठीक है, यानी कि मेरा मतलब मैं जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि फ्रेंडली जो है आपका व्यवहार है। ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ, तब अब मैं मैत्री का मतलब वही होता है कि मित्र टाइप में। तो मैत्री भाव या फिर अनौपचारिकता से युक्त जो पत्र कार्यालय से संबंधित विषय पर अगर हम लिखेंगे तब हम उसे अर्ध सरकारी पत्र कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात स्पष्ट होती है कि अगर एक अधिकारी, मान लीजिए कोई एक अधिकारी है, दूसरे अधिकारी को अगर व्यक्तिगत तौर पर या फिर मतलब मित्र हों दोनों, फिर उनको जो लिखेंगे कार्यालय से पत्र एक दूसरे को, वही जो है अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ये आपको पक्का वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप कंसंट्रेट करके पढ़िएगा जिससे कि आपके नंबर जो है अच्छे आएंगे एग्जाम में आपके। प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, तो प्रेस विज्ञप्ति का मतलब होता है कोई संस्थान या कोई संस्था या व्यक्ति जब किसी विषय या बैठक में लिए गए निर्णयों को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो वह प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। यानी कि कोई संस्थान या फिर व्यक्ति, मान लीजिए मैं ही हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी विषय को या फिर किसी जो है कोई भी टॉपिक है उसको बैठक में लिए गए निर्णयों को हम लोगों तक, जन सामान्य का मतलब है लोगों तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। प्रेस विज्ञप्ति जो है, जैसे कि कोई भी प्रेस होता है जो कि अब प्रेषण करता रहता है। ठीक है, प्रेषण वही प्रेस से प्रेषण माना है, यानी कि कोई भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाता है। जैसे कि आप रेडियो देखते होंगे तो रेडियो में जो प्रेषण विभाग होता है, रेडियो में जो आपका प्रेस होता है, ठीक है, वहाँ से जो चीज़ बोलते हैं तो सारे लोगों तक पहुँच जाता है। ठीक है, या फिर आप टीवी देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेस विज्ञप्ति की तरह ही काम करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप जो आपकी स्क्रीन पे 16 नंबर का क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि प्रारूपण को स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रारूपण हो गया, टिप्पण हो गया, संक्षेपण हो गया, पल्लवन हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रारूपण को अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या है, ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्राफ्टिंग का अर्थ होता है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। प्रारूपण का मतलब है, जैसे कि अगर मैं इसका जो है संधि विच्छेद करूँ तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रारूप। ठीक है, प्रारूप यहाँ पे शब्द निकल के आ रहा है। तो प्रारूप एक किसी भी चीज़ की रूपरेखा तैयार करना। मान लीजिए अगर आपको घर का निर्माण करना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, घर का प्रारूप का मतलब नक्शा तैयार करते हैं कि यहाँ पर आपका जो है गेट रहेगा। ठीक है, मेन गेट रहेगा यहाँ बीच में, और इस साइड में आपका जो है कमरे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें आप सेट करते हैं कि मतलब यहाँ पे लैट्रिन होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, और सारी चीज़ें सेट करते हैं। तो उस एक प्रकार से आप वो चीज़ बना नहीं रहे लेकिन उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हो। ठीक है, आप एक प्रकार से नक्शा तैयार कर रहे हो, तो यही जो नक्शा है, ठीक है, आप इसको प्रारूपण कह सकते हैं। तो वही प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना। सामान्य अर्थों में यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रारूपण से अभिप्राय पत्रों, सूचनाओं, परिपत्रों और समझौतों के प्रारूप तैयार करने से, यानी कि आपके जो पत्र हो गए, ठीक है, सूचनाएं हो गई, परिपत्र हो गए, उनके प्रारूप तैयार करना है, जिन्हें सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में आए दिन तैयार किया जाता है। आप जो ये तैयार होते हैं क्या, पत्र, सूचनाएं, परिपत्र। ठीक है, ये सरकारी कार्यालय जो होते हैं और व्यावसायिक संस्थान, यानी कि व्यवसाय वाले संस्थान जहाँ पे बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है। ठीक है, वो उसमें आए दिन हुए मतलब डेली बाय डेली ये चीज़ें, परिपत्र, ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। ठीक है, प्रारूप तैयार किया जाता है, इसी हिसाब से आपका व्यवसाय चलता है। ठीक है, तो प्रारूपण हो गया। अब आगे देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, प्रारूपण हो गया। अब संक्षेपण से मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षेप कर देना। ठीक है, संक्षेपण
आगे देखते हैं यहाँ पर संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। जैसे मैंने बताया अभी, सार प्रस्तुत करना। जैसे कि कोई आप एक प्रकार से देखते हैं, एक मान लीजिए कोई कहानी है, उसका सार क्या निकलता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कहानी देखें, ठीक है, उसमें मतलब क्या शिक्षा देती है कहानी, जैसे आप पढ़ते होगे छोटे पर, उसी हिसाब से है कि संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना है, सार प्रस्तुत करना, सार संक्षेप आदि, ठीक है। संक्षेप में कोई चीज़ को व्यक्त करना। इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ हुआ एक बड़े अनुच्छेद में अभिव्यक्ति विचारों का, यानी कि कोई एक बड़ा अनुच्छेद है, उसमें जो विचार अभिव्यक्त किए गए हैं, समाज शैली हो गया में प्रस्तुत सार संक्षेप, मतलब छोटा करके उसको संक्षेप किया जाए, ठीक है। इस विषय में डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में आइए देखते हैं कि महेंद्र चतुर्वेदी जी ने क्या बताया है इसकी परिभाषा संक्षेपण का, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में बाई चांस संक्षेपण आ जाए तो आपको केवल इतना लिखने से अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कोई ना कोई विद्वान की परिभाषा बता देते हैं तो आपका नंबर पूरा का पूरा, उसमें से कोई भी नंबर आपका काट नहीं सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी ने कहा है कि संक्षेपण जो है किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर, कोई एक विषय हो या फिर कोई एक अवतरण हो या कोई एक प्रपत्र हो, उस पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों, ठीक है, यानी कि एक प्रपत्र पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला वो क्या कहलाती है, संक्षेपण कहलाती है, ठीक है। किसने बोला है, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी ने बोला है, ठीक है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, संक्षेपण के लिए हिंदी में किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेपण के लिए और किन किन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं हिंदी में, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी में संक्षेपण के लिए भाव संक्षेपण, कौन कौन से मेरे साथ बोलिएगा एक बार, भाव संक्षेपण, संक्षेपण, ठीक है। संक्षेपण के लिए संक्षेपण शब्द तो यूज हो सकता है, भाव संक्षेपण हो सकता है, संक्षेपीकरण हो सकता है, यानी कि संक्षेपीकरण भी कर सकते हैं, संक्षिप्तीकरण भी हो सकता है, ठीक है। बात करें संक्षिप्तीकरण के बाद तो आइए संक्षिप्त लेख भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का संक्षिप्त लेख या फिर संक्षिप्त लेखन, अगर यहाँ पे संक्षिप्त करके कुछ भी आ जाए, संक्षिप्त या संक्षेपण, भाव संक्षेपण, संक्षेपण, संक्षेपीकरण, ठीक है, संक्षिप्त लेखन, सार लेख आदि अनेक शब्द जो हैं संक्षेपण के लिए हिंदी में प्रचलित हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पर जो भाव संक्षेपण शब्द से व्यक्त होता है, यानी कि जो भाव संक्षेपण शब्द से व्यक्त होता है वह अन्य समानांतर शब्दों से नहीं व्यक्त हो सकता, यानी कि संक्षेपण के साथ जो बाकी के ये शब्द हैं इनके साथ संक्षेपण का शब्द जो है उसका भाव व्यक्त नहीं हो सकता। शब्द की एक रूपता भी आवश्यक होती है। संक्षेपण शब्द अन्य पर्याय शब्दों की तुलना में अधिक भाव व्यंजक एवं सार्थक लगता है, ठीक है। यानी कि जो आपका संक्षेपण शब्द है ये अन्य दूसरे शब्दों की तुलना में अधिक इसका मतलब भाव निकलता है, भाव व्यंजक होता है और सार्थक अच्छा लगता है, मतलब सार्थक शुद्ध लगता है, ठीक है। कौन सा शब्द, संक्षेपण। अन्य शब्दों की तुलना में जो सारे शब्द लिखे हुए हैं इसकी तुलना में संक्षेपण शब्द जो है वो अधिक भाव व्यंजक और सार्थक लगता है। इसका कारण यह है कि यह अपने अन्य प्रतिद्वंदियों से छोटा है, ठीक है। ये जो बाकी के जितने भी प्रतिद्वंदी हैं इसके भाव संक्षेपण, संक्षेपीकरण, सार लेखन, ये सारे के सारे बड़े हैं, ठीक है। संक्षेपण छोटा शब्द लग रहा है आपको, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर संक्षिप्त लेख बड़ा है, संक्षिप्तीकरण बड़ा है, संक्षिप्त लेखन बड़ा है, सारे शब्द बड़े हैं, लेकिन संक्षेपण जो है वास्तव में अपने प्रतिद्वंदियों से छोटा है। और जिस रचना रूप में हम लघुता का प्रयत्न करते हैं उसके नामकरण में भी लघुता का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लघुता का मतलब है छोटा रूप उसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कुछ, और कुछ इसमें जो भी लिखा हुआ है इसको केवल आपको समझना है, ठीक है। अच्छे शब्दों में आपको समझ लेना है, बाकी ये नहीं कि इसको रटना नहीं आपको कि जैसा लिखा हुआ ऐसा ही लिख के आएंगे। आप अपने शब्दों में भी कुछ यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, और वहाँ पर जो आपको वहाँ पर याद आए उस हिसाब से इसी जो है टॉपिक पर आप अपने आप से भी बना करके लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन टॉपिक यही होना चाहिए, ये मत ऐसा मत करिएगा कि टिप्पणी और टिप्पण पूछ रहा है तो आप जाकर संक्षेपण लिखाइए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, उसी टॉपिक पर आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने का मतलब यही होता है कि आपको रटना नहीं है, अपने विचार जो आप अपने माइंड में कौन सी चीज़ें जो है बिठा पाए हैं, किस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने विचार आपको वहाँ पर डालना है, ठीक है, कॉपी में। फिर है टिप्पणी और टिप्पण, ठीक है। टिप्पणी हो गया और टिप्पण में अंतर बताना है कि टिप्पणी क्या होती है और टिप्पण क्या होता है। टिप्पण का नाम लेते ही टिप्पणी का स्मरण हो आना स्वाभाविक ही होता है, यानी कि अगर हम टिप्पण का नाम लेते हैं तो टिप्पणी आप ऑटोमेटिक जो है हमारे स्मृति में यानी कि मेमोरी में आ जाता है। लोग भ्रमवश टिप्पणी और टिप्पण एक ही मान लेते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। क्या अंतर होता है यही देखना है आपको कि टिप्पणी वह अभ्युक्ति है, टिप्पणी जो है वह अभ्युक्ति है जो किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है
कि टिप्पणी वह अभियुक्ति है जो कोई भी विचाराधीन पत्र, जो यानी कि जिसमें विचाराधीन पत्र का मतलब है विचार के अधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाती है, वो टिप्पणी कहलाती है। ठीक है, और टिप्पण का प्रयोग टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया के लिए होता है। टिप्पण का प्रयोग जो होता है वो फ्रेंड्स कब होता है? टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया जो होती है उसमें टिप्पण का प्रयोग होता है, अर्थात टिप्पण लिखने की कला या प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, टिप्पण जो होता है वो लिखने की कला या फिर प्रक्रिया का नाम होता है। इस विषय में डॉक्टर ईश्वर दत्त सील ने कहा है कि जिस प्रकार संक्षेप करने की कला संक्षेपण, ठीक है, जिस प्रकार संक्षेप करने की कला संक्षेपण, विस्तार करने की कला विस्तारण, उसी प्रकार टिप्पणी लेखन की कला टिप्पण कहलाती है। यानी कि टिप्पणी अगर आपको लिखना है तो वो कला क्या कहलाएगी? टिप्पण कहलाएगी। यह बहुत ही ईजी है याद करने के लिए कि जिस प्रकार संक्षेप करने के लिए संक्षेपण का यूज होता है, विस्तार करने के लिए विस्तारण का यूज होता है, उसी प्रकार से टिप्पणी लिखने के लिए लेखन की कला टिप्पण कहलाती है। इसे यह भी कहा जा सकता है कि टिप्पण वह प्रक्रिया है, टिप्पण प्रक्रिया है, टिप्पणी उसका प्रतिफलित रूप, यानी कि टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी जो है उसका प्रतिफलित रूप है। ठीक है, यानी कि टिप्पण प्रक्रिया है और टिप्पण के बाद हम टिप्पणी लिख देंगे तो वह प्रतिफलित रूप का मतलब है कि जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे पेड़, पहले आपने पानी डाला पेड़ में, ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे फूल फल आए और ये आपका पेड़ जो है बड़ा होने लगा। ठीक है, और इसमें फल फूल सब आने लगे। तो वही टिप्पण, पहले मतलब पानी देना का मतलब है टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी जो है प्रतिफलित यानी कि फलित फूलित रूप है, एक प्रतिफलित रूप है इसका। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ जाइए। अस्तु टिप्पणी एक परिभाषिक शब्द है, इसका प्रयोग क्षेत्र विषय में होता है। ठीक है, एक अस्तु टिप्पणी होती है, एक परिभाषिक शब्द होता है पारिभाषिक, इसका प्रयोग क्षेत्र विशेष में होता है। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि पल्लवन की परिभाषा देना। ठीक है, मैंने भी बताया संक्षेपण हो गया, टिप्पण हो गया, प्रारूपण हो गया और पल्लवन, ये सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, पल्लवन की परिभाषा आपको बताना है। अंग्रेजी विद्वान बेन के अनुसार, यानी कि एक विद्वान थे बेन, उन्होंने बताया था कि पल्लवन का अर्थ है, यानी कि पल्लवन का क्या अर्थ है कि किसी कथन को, कोई कथन स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक परिच्छेद में विस्तृत करना। यानी कि पल्लवन का मतलब है कोई भी कथन है उसको एक परिच्छेद में विस्तृत यानी बड़ा करना, इसमें मूल विचारों को विकृत करने अथवा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। यानी कि जो मूल विचार हैं उसको विकृत करना, बड़ा विस्तृत करना और अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। ये पल्लवन कहलाता है। किसके अनुसार है? ये है आपका अंग्रेजी विद्वान बेन के अनुसार। ठीक है, क्योंकि इनके विचार हैं इसलिए इनके विचार आपको यहाँ पे, आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने विचार तो आपको यहाँ पर डालना होगा कि जो है परिभाषा पल्लवन की अगले शब्दों में या फिर दूसरे शब्दों में किस प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये हिंदी की जो भाषा है कार्यालय हिंदी, ठीक है, इसके थोड़े से जो शब्द हैं वो अलग प्रकार के हैं, इसलिए आपको टफ लग रहा होगा। लेकिन आप साथ में पढ़ते रहिएगा और लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। पल्लवन के महत्व को स्पष्ट करना है कि पल्लवन का क्या महत्व होता है। पल्लवन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, देखिए जितने भी विद्वान आ रहे हैं उनके आपको नाम याद रखना है। कैलाश चंद्र भाटिया और डॉक्टर सुमन सिंह ने अपनी पुस्तक संक्षेपण और विस्तारण में लिखा है। क्या लिखा है कि पल्लवन के द्वारा हम किसी भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य सूत्र, कथ्य या लोकोक्ति, नीति वचन या सूक्ति, गुम्फित भाव या विचार रूपी कला को फूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। किस रूप में? जैसे प्रतिफलित था वही इसी प्रकार से फूल रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसको किसको? यहाँ पे भावपूर्ण कोई वाक्यांश हो गया या फिर वाक्य सूत्र है या कथन या लोकोक्तियाँ हो गई, नीति वचन या सूक्तियाँ हो गई, गुम्फित भाव या विचार रूपी कला को हम फूल रूप में प्रस्तुत करते हैं पल्लवन के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवन के द्वारा। ठीक है, ये एक इसका एक जो है महत्व हो गया। दूसरा महत्व देखते हैं कि इसमें जो है अगला जो महत्व क्या कहलाता है कि जिससे प्रस्तुत करते हैं जिससे उसका अर्थ रूपी सौरभ सामान्य जनों को भी सहज रूप में मिल सके। यानी कि जिससे उसका अर्थ मतलब सामान्य जनों को, यानी कि जो सामान्य जनता होती है उसको इसका अर्थ मिल सके। पल्लवन के अभ्यास से हृदय के बंद कपाट खुल जाते हैं। यानी कि अगर पल्लवन का अभ्यास करेंगे तो हृदय के बंद कपाट खुल जाते हैं, मस्तिष्क में नवीन विचारों का संचरण होने लगता है, मस्तिष्क में आपके नए नए विचार आने लगते हैं। ठीक है, हृदय के बंद कपाट खुलने का मतलब ऐसा नहीं है मत समझिएगा कि पल्लवन का अभ्यास मतलब आप करिएगा तो आपके जो हृदय के कपाट हैं वो खुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर इसका सेंस समझिए कि आपके जो मस्तिष्क में नवीन विचार हैं उसका उदय होने लगेगा, बुद्धि की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है, भाषा शैली में निखार आ जाएगा तथा विचारों में परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है।
अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि प्रतिवेदन की क्या उपयोगिता है। जो प्रतिवेदन होता है उसका उपयोग बताइए हमको। तो आपको बता देना है कि प्रतिवेदन जो है विभिन्न प्रकार के सोद्देश्य से प्रस्तुत किए गए विवरणात्मक लेखे जोखे का नाम है। किस लेखे जोखे का? प्रतिवेदन विभिन्न प्रकार के सोद्देश्य से प्रस्तुत किए गए विवरणात्मक लेखे जोखे का नाम है। इसका उपयोग जो है चालू व्यवस्था की समीक्षा करके उसे और अधिक प्रभावशाली या कारगर बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिवेदन का उपयोग जो चालू व्यवस्था की समीक्षा करके उसे और अधिक प्रभावशाली या फिर और अधिक कारगर बनाने के लिए किया जाता है प्रतिवेदन का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के आशय को स्पष्ट करना है। ये आप क्वेश्चन इतनी अच्छे से लिख सकते हैं, मुझको पता है, मुझे भरोसा है, आप इसको बिना बताए भी मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट। कंप्यूट का आशय होता है गणना करना है। ये आप जो है बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, कंप्यूटर का आशय है गणना करना। इस प्रकार कंप्यूटर गणना के लिए किया गया एक ऐसा आविष्कार है, यानी कि गणना करने के लिए किया गया एक ऐसा आविष्कार है जो तीव्र गति से गणितीय गणना कर देता है। यानी तीव्र गति का मतलब बहुत तेज़ी से गणित की गणना कर देने में सक्षम है। कंप्यूटर किसे कहते हैं? इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचनाओं अथवा डेटा के आधार पर कार्य करती है। किसके आधार पर? यानी कि उसमें सूचनाओं और डेटा के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि गणना करने के लिए इसकी खोज की गई थी। फिर अगला है जो सबसे पहला कंप्यूटर है वो अबेकस था। ठीक है, सबसे पहले गणना करने के लिए अबेकस का यूज किया गया था। ये अपने आप भी लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा है। कंप्यूटर संकलित सूचनाओं की, यानी कि जो संकलित का मतलब इकट्ठा की गई सूचनाओं की क्रमबद्ध जानकारी देता है, इसलिए अब कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाने लगा है, यानी कि डेटा को प्रोसेस करने वाला डेटा प्रोसेसर कहा जाने लगा है। कंप्यूटर जो है डेटा या फिर सूचना संकलित करके, यानी कि उसको संकलित अपने में रख करके संकलित करके पुनः उसे क्रमबद्ध तरीके से सहज ही प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर, और यह सही सूचनाओं को छापकर क्रमबद्ध रूप में उपस्थित भी कर सकता है। कंप्यूटर का वास्तव में गणित से कोई विशेष संबंध नहीं है, फिर भी गणित से जुड़े होने के कारण इसका कंप्यूटर नाम ही सर्व सामान्य में प्रचलित हो गया है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का गणित से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, फिर भी गणित से जुड़े होने के कारण इसका कंप्यूटर नाम ही सर्वसामान्य में प्रचलित हो गया, क्योंकि कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, इसीलिए कंप्यूटर नाम पड़ा है। अब अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक, ये सारे लोग जानते होंगे कि ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, चार्ल्स बैबेज जी हैं। कौन है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज जी हैं। और यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से चार्ल्स बैबेज लिखा जाएगा, बहुत सारे लोग लिखने में भी गलती कर देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। और अगला क्वेश्चन है जो आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं ये आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि कंप्यूटर के भाग, आप ये मत लिखाइएगा कि कंप्यूटर में जो है मॉनिटर होता है, CPU होता है, और उसका जो है क्या कहते हैं, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और उसका CPU हो गया, और माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब भाग कंप्यूटर के नहीं हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से टाइप हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के कितने भाग बताना है। तो कंप्यूटर मुख्यतः छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिन्हें 3 भागों में भी विभाजित किया जाता है। पहला इनपुट उपकरण, यानी कि जो इनपुट उपकरण होते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया यहाँ पर जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग भाग नहीं करना, इस 3 प्रकार से बांटा गया। अब इनपुट में सारे जो है आपके आ जाएंगे, कीबोर्ड वगैरह, ठीक है। आउटपुट उपकरण का मतलब है जो आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका जो आउटपुट उपकरण होगा उसमें आपके जो है मॉनिटर आ जाएगा, आपका प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और प्रोसेसिंग यूनिट में आपका CPU आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग यानी कि जो आपका CPU होता है वो प्रोसेस करता है डेटा को, इसलिए इसका नाम प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है। CPU जो है क्या करता है, CPU को आप कह सकते हैं इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर के भाग हो गए, कौन कौन से, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और CPU यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बिंदास लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाई डेली देखने को मिल सके। और जो है आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बाकी की मेरी जितनी भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।